नमस्कार, जय हिंद। तो आ जाइए, हम लोग करंट अफेयर के इस डे 5 में आ गए हैं। इससे पहले 4 दिन, जी हाँ, हम आपको डेली 50 प्लस प्रश्न करा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज है अपना डे 5। आज लगभग 50 से 55 प्रश्न के बीच आपको सवाल रहेगा। आज का हमारा टारगेट रहेगा 25 मिनट तक इसको कंप्लीट कर देना है ना। प्रश्न जो होंगे वो वैसे हर टॉपिक को कवर किया गया है जहां से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो चलिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पीडीएफ ग्रुप से जुड़ गए होंगे और पीडीएफ भी इसका ले रहे होंगे, है ना। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करके और वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आ जाइए, हम एकदम अच्छे से इसको कवर करते हैं और देखते हैं इसे। आ जाइए, चलिए देखिए, पहला सवाल है, ये पुस्तक से है। पुस्तक से सवाल आता है बिहार दरोगा में। दो पलकों की छांव में, पुस्तक का नाम है दो पलकों की छांव में। इस पुस्तक के लेखक कौन है? दो पलकों की छांव में जो पुस्तक है, इसके लेखक विकल्प आपके पास डॉक्टर हेमा जोशी, हेम जोशी है ना, डॉक्टर हेमा जोशी नाम है, एम जे अकबर, महेंद्र मांगलिया या जतिन गोस्वामी। तो ध्यान रखिएगा, महेंद्र मांगलिया को अभी मैथिली का साहित्य पुरस्कार मिला है, मैथिली का मिला है, और इन्होंने एक निबंध लिखा है उसके लिए। तो दो पलकों की छांव में इनका नहीं है। एमजे अकबर का भी ये नहीं है। एमजे अकबर गांधी जी से रिलेटेड गांधी अलाइव इन 3 कैंपेन्स पुस्तक इन्होंने लिखा है, तो ये हो जाएगा। और दो पलकों की छांव में जो पुस्तक है वो है डॉक्टर हेमा जोशी। ध्यान रखिएगा, तो विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। आइए देखिए, इसी की मैं बात कर रहा था। गांधी अलाइव इन 3 कैंपेन पुस्तक, ये पुस्तक है गांधी अलाइव इन 3 कैंपेन। इसके जो है लेखक हैं वो एम जे अकबर हैं। कौन है? एम जे अकबर। तो ध्यान रखिएगा। रामचंद्र गुहा की बात करें तो मैं पिछली वीडियो में बताया था, स्पीकिंग विद नेचर। जी हाँ, स्पीकिंग विद नेचर, ये रामचंद्र गुहा की एक पुस्तक है। एक पुस्तक है विटनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पहले कराऊंगा, लेकिन पहले जान लीजिए विटनेस, है ना। विटनेस जो पुस्तक है ना, ये साक्षी मलिक संबंधित, साक्षी मलिक, ध्यान रखिएगा, तो ये पूछ सकता है। चलिए हम आते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा प्रश्न, आइए, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस। अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस का जो थीम था वह क्या था? अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस का थीम क्या था? अभी 2-3 बातें यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि भाई अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना होगा, है ना। और इसका थीम क्या है? अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस का थीम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह हर खेल चुने हर दिन, क्या है? खेल चुने हर दिन, यह अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस की जो है वह थीम है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प भी सही हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, खेल चुने हर दिन। अब बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, देखिए 2 तरह के यहाँ पर आता है। एक आएगा अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल, और एक आएगा नेशनल यानी राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय जो होगा वह राष्ट्रीय होता है 29 अगस्त को, राष्ट्रीय होता है 29/8, ठीक ना। लेकिन अंतरराष्ट्रीय की अगर बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस आपका हो जाएगा 11 जून, 11 जून, है ना। ये 6वें महीने में और ये 8वें महीने में, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 की थीम क्या थी? रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है कब? तो रेड क्रॉस दिवस आप जानते ही होंगे, 8 मई, है ना, 8 मई, ये विश्व रेड क्रॉस दिवस होता है। इसकी थीम पूछ रहा है कि इसकी थीम क्या थी? तो इसका जो थीम था वह था मानवता को जीवित रखना। जी हाँ, विश्व रेड क्रॉस 2025 का जो थीम था वह मानवता को जीवित रखना। खेल वाला का थीम क्या था? खेल चुने हर दिन, जो 11 जून को मनाया जाता है। आइए, ये भी सवाल अच्छा है, ये चूंकि बिहार से संबंधित है इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए, बिहार सरकार द्वारा शहीद दिवस कब मनाया गया? तो बिहार सरकार द्वारा शहीद दिवस, देखिए वैसे तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, लेकिन बिहार सरकार द्वारा जब लगा दिया है तो यहाँ पर जो है विकल्प बदल जाएगा और हो जाएगा 15 फरवरी। जी हाँ, 15 फरवरी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। आइए, राष्ट्रीय डॉल्फिन डे, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप जानते ही हैं कि
5 अक्टूबर, जी हाँ 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन डे मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आइए अगले सवाल पर हम आ जाते हैं। 7वां सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए, ISSF विश्व कप 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? देखिए ISSF है ना, जब पूछे तो टोटल जो पदक जीते थे वह टोटल पदक जीता था इन्होंने 8, जिसमें 4 इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, 2 रजत और 2 ही कांस्य पदक जीता था। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना है। इन्होंने 8 पदक जीता, जिसमें 4 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य, और ये कैवे स्थान पर रहे, तो ये टोटल ISSF में दूसरे स्थान पर रहे, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल, भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं कौन? यह मात्र 12 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर बने हैं, और इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा, है ना। 12 साल के हैं, शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं। चलिए, पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन, पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 जो है इसका आयोजन बिहार के राजगीर में हुआ है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। पुरुष हॉकी एशिया कप जीता किसने? तो ये जीता है भारत ने, ये जीता है भारत ने, ठीक है ना। इसका थीम पूछे तो थीम बताएंगे चांद, थीम क्या है? चांद है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का उप विजेता, देखिए जीतने वाला तो भारत है, यानी कि विजेता भारत होगा, बाकी उप विजेता पूछ रहा है, तो उप विजेता होगा साउथ कोरिया, यानी कि दक्षिण कोरिया, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, सुदीरमन कप का विजेता, तो सुदीरमन कप का जो है वह चीन है, सुदीरमन कप का विजेता है चीन है। आप याद रखिएगा सूची, क्या याद रखिएगा? सुदीरमन, सू से और ची से चीन, सूची आपको याद रखना है ना। यह 14वां संस्करण था, जीत गया है चीन, और यहाँ भी हार गया है दक्षिण कोरिया, तो ध्यान रखिएगा दोनों में हारा है। चलिए, हॉकी एशिया पुरुष कप का शुभंकर, ये मैं बता दिया हूं कि चांद है ना, चांद। अच्छा, कैसे याद रखना है? पुरुष का जैसे ही नाम आएगा कहिएगा भैया पुरुष तो हो जाता है टकला, और उसका चांद नजर आ जाता है। हॉकी जब खेल रहा है तो उसका चांद भी नजर आ गया, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए 13वां सवाल, 13वां प्रश्न देखिए क्या है। निकहत जरीन, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न स्टार लगा लीजिए, पूछ सकता है। निकहत जरीन का संबंध किस खेल से है? निकहत जरीन जो है संबंधित, यह क्या है भाई? तो यह है मुक्केबाजी, जी हाँ। एक मुक्का जड़ देंगे, कहते हैं ना कि एक मुक्का जड़ देंगे, जड़ से जरीन, ऐसे याद रखिएगा। मुक्का जड़ने की बात की जा रही थी, निकहत जरीन ऐसे याद कर सकते हैं आप। देखिए याद होना चाहिए किसी तरीके से, है कि नहीं। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? यह भी महत्वपूर्ण है। मीराबाई चानू, तो यह भारोत्तोलन से है, किससे है? भारोत्तोलन से मीराबाई चानू का ध्यान रखिएगा। आइए 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, 34वां नंबर का, 34 नंबर का ध्यान रखिएगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जो ग्रीष्म काल में होता है ओलंपिक, जो 2028 में होगा, उसका आयोजन कहाँ में होना है? तो इसका आयोजन होना है लॉस एंजल्स, है ना, ये यूएसए में होना है, तो ये ध्यान रखिएगा 2028 में। और 35वां, 28 के बाद 32 में होगा, तो वो होगा ब्रिस्बेन, यानी कि वो होगा ऑस्ट्रेलिया में, तो ध्यान रखिए। 34वां लॉस एंजल्स अमेरिका, और 35वां जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए 29वें राष्ट्रीय खेल 2027, 39वां है, 39वां राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है वह 2027 में। अच्छा, ये 2 साल पर होता है राष्ट्रीय खेल ना, ध्यान रखिएगा। अभी 25 में हुआ था, 25 में कहाँ में हुआ था? तो बताएंगे 25 में तो उत्तराखंड में हुआ था, 38वां, उत्तराखंड में हुआ था 38वां, और 39वां जो होगा वह होगा मेघालय में, और ये कब होगा? वर्ष 2027 में, तो ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल विजेता, ध्यान दीजिएगा जरा सा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आप लोगों को, यहां से प्रश्न आता है। देखिए 4 होता है ये ग्रैंड स्लैम, जिसमें एक होता है पहला ऑस्ट्रेलिया, ए से शुरू होता है, तो ए फॉर ऑस्ट्रेलिया होगा ना, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया होगा, कहेंगे हाँ सर ए से तो होगा ऑस्ट्रेलिया। फिर आता है एफ,
एफ से होगा फ्रेंच ओपन, ए एफ हो गया। फिर आता है विंबलडन ओपन, फिर आता है क्या, विंबलडन, डब्ल्यू, और फिर यूएस ओपन। अच्छा सीक्वेंस में नहीं है, ये याद रखिएगा, ए एफ डब्ल्यू यू, अफ वू ऐसे याद रखिएगा, अफ वू, है ना, ए एफ। तो ऐसे जीतने वाले हैं, पहला जेनेनिक सिनर जीता, दूसरा कार्लोस अलकराज जीता, फिर तीसरा जेनेनिक सिनर जीता, और चौथा कार्लोस अलकराज जीता। दो ही ने चारों निपटा दिया। तो जेके देखिए आपको याद रखना है, पहला से शुरू करना है, जे तो जेनेरिक सिनर आ जाएगा, ए से स्टार्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया, फिर आएगा जे के बाद के कार्लोस अलकराज, तो कहेंगे अब तो फ्रेंच ओपन आएगा, फिर आ जाएगा जे यानी कि विंबलडन, ये भी आ जाएगा जेनेरिक सिनर, फिर आ जाएगा के यानी कि कार्लोस अलकराज, ये आ जाएगा यूएस ओपन। तो ये चारों का जो है क्रम याद रखिएगा। अब महिला में पूछे तो महिला में ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है वो मेडिसन कीज के द्वारा जीता गया है, किसके द्वारा, मेडिसन कीज के द्वारा जीता गया है, तो ये ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया ओपन। चलिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 किसे मिला, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 जो मिला है वह मिला है इंदौर को, किसको, इंदौर को। तो यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आइए आते हैं हम सवाल 19वां पर, देखिए, हाँ, पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे दिया गया, पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे दिया गया। चार विकल्प हैं, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, प्रणब मुखर्जी या शरद पवार। तो पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार जो मिला है वह पूर्व प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है, तो ध्यान रखिएगा। आइए, गणित के क्षेत्र में मैथ्स के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार 2025, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछता है एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, तो बताएंगे गणित के क्षेत्र में, और ये मिला है जापान, जी हाँ, जापान के ये मसाकी काशिवारा को, किसको, जापानी गणितज्ञ हैं ये मसाकी काशिवारा, गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए, 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यह दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड होता है, और ये मतलब फिल्म के क्षेत्र में मिलता है, कहने का ये मतलब है। तो ये अगर पूछा जाए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार, केवल यही पूछा जाए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में, तो बताएंगे फिल्म के क्षेत्र में। और 2024 में जो मिला है वो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। लेकिन अगर 2023 का पूछे तो 23 में मिला था वहीदा रहमान को, है ना, 23 में वहीदा रहमान को। 24 में जो मिला है यह आपका 54वां है, कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा 54वां नंबर का है ये। चलिए, 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण ये पूछेगा, डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि भाई 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण मिला है, तो ध्यान रखिएगा कुल पद्म भूषण जो मिला है वो 19 व्यक्तियों को मिला है। पद्म भूषण कितने को मिला है, 19 को। और पद्म विभूषण मिला है, 7 को, विभूषण मिला है 7 को, और पद्म श्री मिला है 113 को। जी हाँ, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा 113 7 120 और 19 139 लोगों को टोटल मिला है। 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है, जिसमें पद्म विभूषण 7 लोग और पद्म भूषण 19 लोग और पद्म श्री 113 लोग, है ना। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। पद्म विभूषण की हम बात करें तो शारदा सिन्हा जो अभी गायिका बिहार की थी, मरणोपरांत उनको मिला है ना, महत्वपूर्ण है ये, और नाम याद रखिएगा। चलिए, मैथिली भाषा, ये मैं पहले करा चुका ना, मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार बताया था महेंद्र मांगलिया को, उनके निबंध प्रबंध संग्रह हेतु मिला है। निबंध पूछ सकता है कि प्रबंध संग्रह निबंध किसका है, ये प्रश्न नोट कर लीजिएगा। प्रबंध संग्रह तो बताएंगे महेंद्र मांगलिया, याद रखिएगा। सीधा पूछ सकता है, यहां से 2 प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न बनेगा कि मैथिली भाषा में साहित्य पुरस्कार किसे मिला है, तो बताएंगे माँ से मैथिली होगा और माँ से महेंद्र होगा, तो ये तो इजी कर लेंगे आपकी। चलिए, लेकिन ये पूछेगा कि किस कृति है, तो निबंध कौन सा था, तो बताएंगे निबंध जैसे आएगा तो प्रबंध बता दीजिएगा, निबंध प्रबंध संग्रह, तो ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा सवाल है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए, जतिन गोस्वामी को 2025 में पद्म भूषण मिला है। अभी हमने क्या बताया, 19 लोगों को पद्म भूषण मिला है, 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, 113 लोगों को पद्म श्री मिला है। तो यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे तो पूछ रहा है यहाँ पर पद्म भूषण। पद्म भूषण में जो जतिन गोस्वामी है ये असम से संबंधित है,
और ये किस क्षेत्र से है भैया? तो ये है कला, असम कला से संबंधित है, तो ध्यान रखना है, ये अच्छा सवाल बन सकता है। क्लियर? क्लियर है सर। आइए, चिकित्सा के क्षेत्र में 2025 का नोबेल किसे मिला है? चिकित्सा के क्षेत्र किस कार्य हेतु मिला है? अच्छा, ये पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, चिकित्सा के क्षेत्र में दो व्यक्तियों को मिला है नोबेल पुरस्कार वाला वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। चलिए, तो दो लोगों को मिला है और उनको इम्यून टॉलरेंस से संबंधित खोज के लिए मिला है। किससे? इम्यून टॉलरेंस संबंधित खोज के लिए मिला है। कौन है वो दोनों? तो हमने बताया है कि जब चिकित्सा की जरूरत पड़ती है तो आदमी कहता है कि भैया अब राम भरोसे है, तो उनका एक का नाम है फ्रेड राम्सडेल, नाम याद रखिएगा, राम्सडेल। राम्सडेल ये जापान से हैं, और एक है मैरी ब्रूंको, ब्रूंको है ना, मैरी ब्रूंको, ये यूएसए से है। तो ये दो ध्यान रखिएगा, तो दोनों को मिला है। चलिए, इम्यून टॉलरेंस। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2024 में कितने व्यक्तियों को दिया गया? देखिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है और ये आपको याद रखना है। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है। याद कैसे करना है, इसका एक ट्रिक हम बनाए हैं। उसका ट्रिक है, मैनू पीएचडी किया, मैनू पीएचडी किया, तो पीएचडी आ जाएगा, और मैनू, मन्नू से ऐसे लिखिएगा, मन्नू पीएचडी किया। मन्नू से आ जाएगा मन्नू भाकर, जो शूटिंग से संबंधित है, मन्नू भाकर। पी से आ जाएगा प्रवीण कुमार, पी से क्या आ जाएगा? प्रवीण, प्रवीण कुमार है ना, प्रवीण कुमार। इनका संबंध है पैरा एथलेटिक, पी से शुरू है, तो इनका स्टार्ट भी है पैरा एथलेटिक से, है ना। एच से आ जाएगा हरमनप्रीत कौर, एच से हरमनप्रीत है, और एच से हॉकी है। बहुत आसानी से आप याद कर लेंगे, हरमनप्रीत और हॉकी है, ठीक है। और डी से आपका आ जाएगा डी गुकेश, डी गुकेश। तो आप जानते हैं कि डी गुकेश शतरंज से संबंधित है, तो ये आप जानते हैं शतरंज से संबंधित है। मनु भाकर आप शूटिंग से जान ही गए। पी से प्रवीण, प्रवीण पैरा एथलेटिक है ना। एच से हॉकी यानी कि हरमनप्रीत, और डी से डी गुकेश शतरंज, और मनु भाकर शूटिंग। ये 4 लोगों को मिला है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। आइए, भारत का पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में बना है, उसका नाम है राजाजी राघाटी। जी हाँ, राजाजी राघाटी, ध्यान रखिएगा। प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा है, ये रहा है क्या? तो ये रहा है चर्चा में, और यह तेलंगाना संबंधित है, ध्यान रखिएगा। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है, तो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान जो बना है वो बना है सिमलीपाल। अच्छा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ में? तो बताएंगे कि तो उड़ीसा में है, ये तो उड़ीसा में है, तो आप बता देंगे सिमलीपाल, ठीक ना, सिमलीपाल। गुरु घासीदास कहाँ में है? तो गुरु घासीदास जो है वो छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा। सतपुड़ा आप जानते होंगे। आइए, अगला प्रश्न बढ़िया है। देखिए, मैं उन्हीं प्रश्नों को करा रहा हूं जहां से एग्जाम में संभावना प्रबल है, तो ये मत सोचिए कि ये सब हल्का है और भारी है। भाई, जो प्रश्न आता है वही पढ़ना है आपको। आपको 30 मार खान नहीं बनना है दिखाने के चक्कर में खूब भारी भारी पढ़ लिए, एग्जाम में मुंह बना के बैठे हैं कि कुछ आ ही नहीं रहा है, वैसे पढ़ने से क्या फायदा है भाई? पढ़े वही जो एग्जाम में आ जाए। समझ पा रहे हैं बात को? आइए, मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में चीते लाए जाएंगे, किस देश से लाए जाएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, अभी नामीबिया से कुछ दिन पहले लाया गया था, कुछ दिन के कुछ वर्ष पहले लाया गया था, 8 चीता लाया गया था, और कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था। तो पूछा था एग्जाम में कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ में है, और ये भी पूछा था कि कूनो नेशनल पार्क में 8 चीते लाए गए हैं, किस देश से लाए गए हैं? तो नामीबिया से लाए गए थे 8 चीता, लेकिन इस बार लाया जाएगा कहां से? इस बार लाया जाएगा बोत्सवाना से। और किस अभयारण्य में रखा जाएगा? गांधी सागर अभयारण्य में। तो पूछेगा आपसे इस बार क्या कि गांधी सागर अभयारण्य कहाँ में है। देखिए, जो चीज है मैं बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ना ना पढ़ना आपके ऊपर है, पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। तो गांधी सागर इसलिए पूछेगा क्योंकि यहाँ 8 चीता लाया गया है, और ये मध्य प्रदेश में है, और बोत्सवाना से लाया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, एक्सियोम 4 मिशन किसके सहयोग से पूरा हुआ है? जिसमें अभी आप देखे थे कि शुभांशु शुक्ला जो है वो गए और वापस आए, है ना। तो ये था नासा और स्पेसएक्स। जी हाँ, इसरो नहीं, नासा और स्पेसएक्स के संयुक्त मिश्रण हुआ। सूर्य के अध्ययन के लिए एआई विकसित किया गया है, तो कौन किया है? तो देखिए, अभी इसरो ने नहीं किया है, इतना डेवलप नहीं है, नासा ने किया है। नासा जान ही रहे हैं, अमेरिका स्पेस एजेंसी है, तगड़ा है, तो ये कुछ भी कर रहा है। आइए, भारतीय सेना ने
भारतीय सेना ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? अच्छा, भारतीय सेना के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम पूछा है। तो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो भारतीय सेना का है उसका नाम है एकलव्य। क्या नाम है? एकलव्य। तो ध्यान रखिएगा। आइए, भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट कौन सा है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, ये सवाल आ सकता है, स्टार लगा लीजिए। आईएनएस अरनाला। जी हाँ, आईएनएस अरनाला जो है यह भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, आईएनएस अरनाला। तो ये ध्यान रखिएगा, सवाल महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने लायक है ये प्रश्न, तो पूछ सकता है एग्जाम में, तो घबराना नहीं है, बताना है क्या? आईएनएस अरनाला। ठीक ना? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। इसको ये नौसेना, अच्छा आईएनएस से है तो इंडियन नेवी सर्विस है ना। अब नौसेना से संबंधित हो गया ये, और नौसेना से संबंधित हो गया तो ये विशाखापत्तनम में शामिल हुआ है, विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में शामिल हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि आईएनएस अरनाला कहाँ शामिल हुआ है, तो बताएंगे विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में। तो ध्यान रखिएगा। आइए, चलिए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की बात कर रहा है, द्वारा जलावतरण किया गया प्रदूषण नियंत्रण पोत। जी हाँ, प्रदूषण को कंट्रोल करेगा, और ये भारतीय तटरक्षक बल, मतलब नेवी के द्वारा ही किया गया है। ये तटरक्षक बल, नेवी के कोस्टल गार्ड के द्वारा किया गया है, तटरक्षक बल के द्वारा। ठीक ना? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा यह समुद्री प्रचेत, जी हाँ, एक प्रदूषण नियंत्रण पोत है, समुद्री प्रचेत इसको किया गया है। आइए, 36वां प्रश्न, चिली में आटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय ने किया? चिली में एक वेधशाला बनाया गया है। अच्छा, चिली जब देखेंगे तो वर्ल्ड का नक्शा देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका में सबसे किनारे एकदम चिली, मतलब मिर्च जैसा ऐसे लंबा सा किनारे में है चिली, है ना। तो वही चिली है, और वहां जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में एक आटाकामा वेधशाला, आटाकामा तो चिली में एक मरुस्थल है, जानते ही होंगे आप लोग। तो टोक्यो विश्वविद्यालय ने आटाकामा वेधशाला वहां वो किया है, बनाया है। आइए, चीन और कौन? चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल। तो मेट्रो में जान ही रहे कि भारत में बहुत तेजी से कार्य हो रहा है, तो भारत हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भारत में काम नहीं हो रहा है ना, लेकिन ध्यान दीजिए, जब आप विश्व स्तर पर देखेंगे ना तो बहुत सारा काम हो रहा है। ऐसे ही नहीं, भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया है, और फिर देखिए मेट्रो में ये तीसरा पायदान पर आ गया है। तो काम आखिर हो रहा है, आखिर 200-250 देश हैं, उसमें तीसरे नंबर पर आना काम के क्षेत्र में, है ना। अब कुछ लोग कहते हैं कि खुशहाली में तो बहुत पीछे है, तो भाई खुशहाली में तो बहुत पीछे है वाकई में, लेकिन और चीजों में कहीं ना कहीं डेवलप यहाँ दिखाई आपको दे रहा होगा। आइए, बिना गारंटी कृषि ऋण की जो सीमा है आरबीआई ने कितनी तय कर दी है? तो अब बिना गारंटी के आपको 2 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा, है ना। 2 लाख रुपए का ऋण जो है वो मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ आरबीआई ने एक टूल डेवलप किया है। क्या किया है? एक टूल डेवलप किया है, और उस टूल का नाम है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है सवाल, म्यूल हंटर एआई। जी हाँ, म्यूल हंटर एआई, म्यूल हंटर डॉट एआई, ध्यान रखिएगा, डॉट भी लगा है। आइए, पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान अब अपना लिया है, और यह देश है भूटान। क्रिप्टो भूटान है ना, क्रिप्टो भुगतान अपना लिया है, ध्यान रखिएगा। आइए, 12वीं पास युवाओं के लिए बिहार सरकार की आर्थिक सहायता योजना है। तो अगर आप इंटर पास होते हैं तो आपको इंटर्नशिप मिलेगा, इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी, और आर्थिक सहायता है वो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। अरुणोदय 2.0, ये असम, आज से अरुणोदय और आज से असम, अरुणाचल प्रदेश मत समझ लीजिएगा, यहां फंसाएगा एग्जाम में अरुणोदय, तो असम याद रखिएगा, है ना। चलिए, एकीकृत पेंशन योजना तो 2025 अगस्त में, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस, देखिए अभी इसी की हम बात कर रहे थे कि खुशहाली में जो है भारत का स्थान क्या है। तो खुशहाली 2025 की अगर बात करोगे आप तो है रैंक 100 कितना, 100 है 18, 2025 में है 118। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, 2025 में तो 118 है, 2024 में क्या था? तो 2024 में स्थिति और खराब थी, और 2024 में जो ये स्थिति था वर्ल्ड हैप्पीनेस वाले में,
ये 126 था, 2024 में 126 था, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये पूछता है कि जारी कौन करता है, तो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। सतत विकास समाधान नेटवर्क, है ना, के द्वारा जारी किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें फिनलैंड जो है 1 नंबर पर है, फिनलैंड जो है वो रैंक 1 पर है, भारत 118 पर है, फिनलैंड 1 नंबर पर है। चलिए, केदारनाथ यात्रा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा जारी किया है, तो ये आप जानते ही होंगे। अब आते हैं अगले में। चलिए, 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025, जो 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा हुआ है, यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता। आइए, ओपेक, जी हाँ, ओपेक के महासचिव कौन है? ओपेक के महासचिव जो है वो नाम याद रखिए, पहले तो बरकिंदो थे, पहले कौन थे? बरकिंदो थे, लेकिन अब जो है वह है हैथम अल घीस। जी हाँ, हैथम अल घीस, जी हाँ, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओपेक तेल वाला संबंधित है ना, ओपेक तेल से संबंधित है, और इसका जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। इसमें 12 देश हैं अभी, है ना, तो ये ध्यान रखना है। हैथम अल घीस। आइए, लोकसभा चुनाव के युवा आइकन। अच्छा, युवा आइकन पूछे तो युवा आइकन जो है वह बने हैं आयुष्मान खुराना, युवा आइकन आयुष्मान खुराना बने हैं। लेकिन चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन पूछे तो तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर बने हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आइए, टाइगर ट्रायम्फ, ट्रम्प तो जानते हैं कि अमेरिका का है, तो अमेरिका अब लपेटेंगे यहां से और कर लेंगे भारत और अमेरिका, है ना। चलिए, 17वां नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट ये अभ्यास है और यह भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है। आइए, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको आप करिएगा, बहुत इजी है और बिहार से है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। आइए, लास्ट सवाल है, संभवतः नहीं, 52वां इधर है अभी। आइए, मोहम्मद बिन सलमान किस देश के प्रधानमंत्री हैं? मोहम्मद बिन सलमान जो है वो सऊदी अरब के, कहाँ के हैं? सऊदी अरब के पीएम है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए, आखिरी सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो है क्रिस्टी केवेंट्री, नाम याद रखिएगा, क्रिस्टी केवेंट्री, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, 2-4 और मैं बता देता हूं फटाफट, जो नोट कर लीजिए आप। आइए, नोट करिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का पूछेगा, तो श्रम संगठन का पूछेगा तो बताएंगे गिलबर्ट होंगवो, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का पूछेगा तो बता दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का पूछेगा तो न्यायालय का बता दीजिएगा यूजी इवा सावा, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हो जाएगा। ओपेक का पूछे तो अभी मैं बता दिया हैथम अलघिस, ये आप बता ही देंगे। ब्रिक्स का पूछे तो ब्रिक्स का सरगेई है, सरगेई रायाब को नाम याद रखिए, नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, ध्यान रखिए। तो चलिए, 53 प्रश्न थे, हमारा जो टारगेट था 25 से 30 मिनट का, उसमें हमने इसको कवर करा दिया है। मुझे उम्मीद है कि जो भी क्लासेस कराए जा रहे हैं उसको आप अच्छे से देख रहे हैं। अब मान लीजिए करंट अफेयर के बिना उद्धार नहीं होगा, इसलिए करंट अफेयर पर फोकस करना है। बिना करंट अफेयर के अगर आप सोच रहे होंगे कि हम बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा पास कर जाएंगे, तो ये बिल्कुल कैसा है, असंभव जैसा है। तो ध्यान रखिएगा, बिना करंट अफेयर के नहीं होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।